Assalamu alaikum all students, hope you are all doing well. Today we are going to discuss another chapter of economics which is about supply. Previously हम लोगों ने डिमांड का चैप्टर पढ़ लिया है फिजिकल क्लास में, तो अभी हम जो है सप्लाई किसे कहते हैं, जनरली हम सप्लाई क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जो प्रोडक्शन हम करते हैं, जितना भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है वो सप्लाई कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में हम सप्लाई उसे कहेंगे जो चीज़ रेडी है, ठीक है, सेल आउट होने के लिए। देखिए, इन जनरल सप्लाई रेफर्स टू प्रोडक्शन और स्टॉक। सप्लाई किसे कह रहे हैं, जितनी भी हमारे पास प्रोडक्शन जितनी भी हमने की है, जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है गोडाउन्स वगैरह में, वो स्टॉक कहलाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म में सप्लाई हम उसे कहेंगे जो कि सेल होने के लिए मार्केट प्राइस पे तैयार है। मार्केट प्राइस किसे कहते हैं, द करंट प्राइस एट विच एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड। जो मार्केट में करंटली जो मौजूदा प्राइस चल रही है, जिस पे हम डिमांड एंड सब लोग डिमांड करते हैं और उस पर हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है सप्लाई। सिर्फ हम उसे सप्लाई कहेंगे ओनली दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और स्टॉक इज कॉल्ड सप्लाई विच आर रेडी फॉर सेल एट मार्केट प्राइस एट एनी गिवन टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। जो चीज़ सेल होने के लिए रेडी है, ठीक है, किसी भी प्राइस पर जो सेलर उसकी चाह रहा है, तो वो सप्लाई कराएगी। जो हमारे पास गोडाउन्स वगैरह में जो है हमारे पास गुड्स पड़े हुए हैं, वो उसको हम जो है वो सप्लाई का नाम नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टॉक जैसे एग्जांपल जहाँ पे दी गई है, लेकिन स्टॉक कैन बी मोर देन सप्लाई बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। स्टॉक जो है वो ज़्यादा हो सकता है सप्लाई से, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 100 kg, 100 किलो आपके पास एप्पल पड़े हुए हैं स्टॉक में, ठीक है। लेकिन जो है आप सप्लाई क्या कर रहे हैं, और उस दिन सिर्फ 70 kg जो है वो अवेलेबल है सेल के लिए। आपने 70 kg जो है वो बेचने के लिए आपने रेडी किए, 80 रुपीज़ पर kg, मतलब प्राइस भी यहाँ पे पता चल गई, ठीक। प्राइस आपको यहाँ पे पता चल गई कि 80 रुपीज़ पर kg है, और आपके पास अवेलेबल कितना है फॉर टुडे सेल, कितना है 70 kg, ठीक है, और 80 रुपीज़ पर kg की प्राइस पे, ठीक है। और तो ये जो हमारे पास स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, इसको हम सप्लाई नहीं कहेंगे, सप्लाई उसको कहेंगे जो हमारे पास अभी अवेलेबल है सेल के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास गोडाउन में पड़ा हुआ है, कराची सदर में आपके पास माल पड़ा हुआ है 100 kg एप्पल्स पड़े हुए हैं, लेकिन आप जो है आपने कहीं भी कोरंगी में आपने अगर लगा लिया स्टॉल, और आपके पास सिर्फ 70 kg उस वक्त अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आपकी सप्लाई कहलाएगी। वो सप्लाई नहीं कहलाएगी जो आपके पास पीछे भी गोडाउन में पड़ा हुए हैं एप्पल्स, ठीक है। आप उस टाइम जो बेच रहे हैं, ठीक है, उस स्पेसिफिक टाइम पे बेच रहे हैं, जैसे कि सुबह आपने लगाया 9 से रात 10 बजे तक, तो वो आपका एक स्पेसिफिक टाइम है, उस दिन की आपकी वो सेल कहलाएगी, ठीक है। सप्लाई आपने इतनी की है, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस। अच्छा, अब हमें लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट एंड इंक्रीज इन क्वान्टिटी सप्लाई, ठीक है। जब भी आपकी प्राइस इंक्रीज होगी, आपकी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूसर जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो इस तरह क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर देगा। जैसे डिमांड में आपने क्या पढ़ा था, प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे आपका क्या था, नेगेटिव रिलेशन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सप्लाई और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे जैसे प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे आपकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो जो है दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये क्योंकि प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम डिमांड में हम किस हवाले से बात कर रहे थे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम सप्लाई में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। डिमांड में हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, और सप्लाई में हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो दूसरी चीज़ भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब अदर थिंग्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब अदर फैक्टर्स देख लेते हैं हम, अदर फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं ये,
अदर फैक्टर्स हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। अब मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे प्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था आपको कि आपकी कॉस्ट जो है यहाँ पे हमने क्वांटिटी मेजर की थी, यहाँ पे हमने कॉस्ट मेजर की थी, ठीक है। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस तरह का कर्व बना था कि अगर आप ये क्वांटिटी, ठीक है, परचेज करें तो आपको इतनी कॉस्ट आ रही है आपकी, ठीक है। और अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करेंगे तो आपकी दोबारा से कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपकी कॉस्ट मतलब सेम रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी 5 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, तो आप जितनी भी सप्लाई आपने की है उसकी 5 रुपीज़ ही कॉस्ट आनी चाहिए। ये नहीं कि आप 5 रुपीज़ आ रही है, कभी 6 रुपीज़ आ रही है, कभी 4 रुपीज़ आ रही है, तो मतलब सेम होनी चाहिए। टेक्निक्स, अच्छा आप आपने जो है वो प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज कर ली, फॉर एग्जांपल आपने न्यू लेबर हायर कर लिए, स्किल्ड लेबर्स, तो क्या हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो गई। ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो गई तो आपकी सप्लाई भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, अदर सब्सटीट्यूट गुड्स जो हैं वो उसकी प्राइस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अदर सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म चेंज होना चाहिए। पहले ऑब्जेक्टिव द फर्म का क्या है, 50,000 कार्स बनानी है पर ईयर, लेकिन जैसे जैसे टाइम आया 6 महीने पड़े तो अपने फर्म ने ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिया अपना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के सेलर कह रहा था कि 50 रुपीज़ जो है वो सेल करेगा, फिर थोड़े दिनों बाद उसने कहा 60 रुपीज़, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक वो जिस प्राइस पे ऑफर कर रहा था वो ऑफर होनी चाहिए। सडन जो है वो चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब आज 50 रुपीज़ है तो जैसे शाम को 60 रुपीज़ हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह सप्लाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, ठीक है। ये अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, वरना जो है वो सप्लाई में प्राइस की वजह से हम इफेक्ट शो नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट होने चाहिए अदर फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा अब देख लें सब्स्टिट्यूट गुड क्या है। अच्छा अब देखें, मैंने जैसे आपको क्लास में भी एग्जांपल दी थी, अभी मैं बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक तरह के होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए कि व्हेन द प्राइस ऑफ मैकडोनल्ड्स इंक्रीजेस मोर कस्टमर में चूज टू गो टू बर्गर किंग। मतलब मैकडोनल्ड्स में आप बर्गर खाते हैं, उसकी प्राइस एकदम से इंक्रीज हो गई, आप जो है वो कहाँ चले गए, बर्गर किंग में चले गए, कोई और ऑप्शन है आपके पास, वहाँ पे चले गए, तो ये सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देख लें, एग्जांपल देख लें, अब सप्लाई की आपको अच्छे से समझ में आएगा। अ सैंडविच शॉप इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सैंडविचेस दे सप्लाई एवरी डे व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड। अच्छा जैसे ही यहाँ पे हम प्राइस मेजर करते हैं, यहाँ पे हम सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई जितनी हम ऑफर करें वो, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हम 2 रुपीज़ प्राइस थी तो हम 4 सेल कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई 4 हुई तो हमने क्वांटिटी भी अपनी बढ़ा दी, ठीक है, 6 कर दी। जैसी प्राइस हमारी 4 पे गई, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, हम क्या करते हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी अपनी इंक्रीज करते जाते हैं, इस तरह हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। जैसे जैसे प्राइस, क्योंकि हमारा मैंने आपको बताया था प्राइस और क्वांटिटी जो हम सप्लाई करें उसके आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे ही एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम जो इसका अभी कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है करेंगे, तो उसमें होगा कि सप्लाई किस तरह से शिफ्ट करती है और किस तरह से शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व कैसे होता है, जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था। तो होप है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी तो आपको आगे की चीज़ें भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।